खुदा करे मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। आज यौम पाकिस्तान 23 मार्च और बहुत ही यादगार दिन है, इसलिए भरपूर तरीके से इसको मनाया जाएगा और आप भी जहाँ-जहाँ पे भी आप हैं, पूरी दुनिया में जिस-जिस जगह पे भी हैं, इस दिन को भरपूर तरीके से मनाएँ क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, यौम पाकिस्तान है, इसलिए हमने सबको इसको मनाना है। तो इसलिए आपको सबको मुबारक और जो-जो लोग भी आज इसमें शामिल होंगे, हमारी तरफ से उनको सबको बहुत-बहुत मुबारक। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे और पाकिस्तान की जो खुशियाँ हैं, वो तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँच सकें और पाकिस्तान जो है वो तरक्की याफ़्ता मुल्कों की सफ़ में जल्द से जल्द खड़ा हो सके। तो इसका ज़रा तज़िया करेंगे, बाकी चीज़ें भी चल रही हैं और साथ ही साथ आज चूँकि 23 मार्च भी है और रमज़ान मुबारक का भी सिलसिला चल रहा है, तो एक हदीस से शुरू करते हैं और हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्ज़ कर लीं, उसे दज्जाल के फ़ितने से महफूज़ कर लिया गया। ये सही मुस्लिम है, 1883 नंबर हदीस का है और ये बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये वाक़तन जब आप देखते हैं कि सूरह कहफ में बड़ी ज़बरदस्त ये जो पहली 10 आयत हैं, ये इनके बारे में कहा गया कि अगर आप याद कर लेंगे तो फ़ितने दज्जाल से आप बच जाएँगे। तो इस ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। मेरा ख़्याल है कि हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम याद कर लें तो यकीनन इस फ़ितने से हम बच जाएँगे इंशाअल्लाह। जिन-जिन लोगों ने ये सुनी है हदीस, उनसे गुज़ारिश है कि कम से कम एक बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मुझे यकीन है कि हमारे लिए तो शे आखिरत बन जाएगा। तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं जी, पाकिस्तान की सूरत-हाल क्या चल रही है और हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम इसरार साहब। बहुत शुक्रिया सलमान भाई और आपका जो ड्रेस कोड देख के मुझे लग रहा है कि गर्मी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। बस अब आपको पता है गर्मी को कितना छुपाया जा सकता था, एक आना और तो था। और जब ये गर्मी की बात आती है ना, तो साथ ही मुझे फ़िक्र आ जाती है, लाहक हो जाती है कि अब बिल आएँगे बड़े-बड़े और लोड लोड शेडिंग भी शेडिंग होगी होगी। लोड हाँ। शेडिंग भी होगी और बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आएँगे। बहुत आएँगे और ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। मईशत के हवाले से मेरा ख़्याल है कि चलें आज ज़रा मईशत से ही शुरू कर लेते हैं। ये इस गवर्नमेंट के आने के बाद कुछ आपको इंडिकेटर्स नज़र आ रही हैं कुछ मईशत की बेहतरी या कुछ कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर कि जी नई गवर्नमेंट आई है, हमारे हालात अब बदलने शुरू हो जाएँगे? देखिए, अगर इस गवर्नमेंट ने आगे बढ़ना है, तो इसकी बुनियादी कुंजी जो है वो मईशत के निज़ाम की बहाली से जुड़ी हुई है। और अच्छा। ये मईशत का निज़ाम की जो बहाली है, हुँ। ये कोई जादुई अमल से नहीं होगी कि आप बटन दबाएँगे तो सुबह मईशत दुरुस्त हो जाएगी। हुँ। इसके लिए आपको तवील मुद्दती, फिर उसके बाद दरमियाने दर्जे की, फिर उसके बाद निचले दर्जे के हवाले से कुछ स्टेप्स लेने हैं। लेकिन ठीक है। अब मसला ये है कि ये हुकूमत तो आ गई है और इस हुकूमत के ऊपर बड़ी एक्सपेक्टेशन भी उन लोगों की भी है जो इनको लेकर आए हैं और वो ये समझते हैं कि ये मईशत को बहाल कर सकेंगे। आपको याद होगा जब वो पीडीएम की पहली हुकूमत आई थी, तो उस वक़्त भी ये तवक्को की थी एस्टेब्लिशमेंट ने कि शहबाज शरीफ साहब जो है, अपनी गवर्नेंस के मॉडल की वजह से मईशत को की बहाली में कलीदी किरदार अदा करेंगे। फिर हमने देख लिया कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या किरदार अदा किया और एक वर्स्ट किस्म की गवर्नेंस और एक वर्स्ट किस्म की मईशत जो है, उनको उन्होंने चलाई। अभी भी सारा का सारा मामला जो है, वो शहबाज शरीफ हुकूमत के ऊपर बेस करता है कि वो मईशत को कैसे बहाल करते हैं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात ये है कि एक तरफ सारा का सारा डिपेंडेंसी जो है इस हुकूमत के ऊपर है कि वो मईशत को कैसे बहाल करती है। हुँ। दूसरी तरफ इस हुकूमत के मईशत के हवाले से इख्तियारात भी बहुत महदूद हैं। आज ही मैंने खबर पढ़ी है कि वज़ीर खजाना के इख्तियारात को भी बहुत महदूद महदूद कर है। दिया हाँ, गया है हाँ। और ये सारे मामलात जो हैं वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो बनी है, वो कर उसके साथ जाके जुड़ गए हैं। उसमें वज़ीर खजाना भी हैं, उसमें वज़ीर आज़म भी हैं, उसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत भी है और ज़्यादातर जो बालादस्ती है, वो और उन्हीं लोगों की है, और ईसीसी जिनके बारे में ईसीसी हम की भी कहते हैं। सरबराही जो है वो ईसीसी की सरबराही भी वज़ीर आज़म खुद ले लेंगे। जी, जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये मेरा मतलब है कि ये सारे इख्तियारात जहाँ पर हैं वो आपको देख लें। दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि रिजीम चेंज के बाद से लेकर अब तक हमें बार-बार कहा गया था कि ब्रादर इस्लामी मुल्क पैसे दे रहे हैं, फलाँ मुल्क पैसे दे रहा है, फलाँ हाँ। मुल्क से बड़े पैसे आ रहे हैं, फलाँ अमेरिका बड़ी हमारी हिमायत करेगा, चाइना हमारी बड़ी हिमायत करेगा। लेकिन इन पिछले 22-23 महीनों में अगर आप देखें, तो आपको नज़र आएगा कि कोई बड़ी मईशत की बहाली के पैकेजेस बाहर से नहीं आए। हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा $1 अरब और $2 अरब की इस वक़्त हमारी डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमी के ऊपर। अच्छा, हुँ। अब सारी डिपेंडेंसी हमारी क्या है कि बाहर के ममालिक हमें मदद करेंगे, ब्रादर इस्लामी मुल्क हमारी मदद करेंगे, तो हम मईशत को बहाल कर लेंगे।
अच्छा, खुद हमने क्या करना है उसके बारे में हमारे यहाँ क्लैरिटी नहीं है कि हमने वो बड़े बड़े फैसले जो करने हैं। अब शहबाज शरीफ साहब कह तो देते हैं कि जनाब ये रूलिंग अलीट है जिन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जिन्होंने मुल्क के वसाइल पे कब्जा किया हुआ है, लेकिन इन खुशनुमा बातों को जब वो कर रहे होते हैं तो इस मुल्क की रूलिंग अलीट में वो खुद भी शामिल है, वो खुद भी शामिल है ना। आपने जो बात कही है ना उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए आपने कहा कि क्लैरिटी नहीं है कि हमने क्या करना है। मैं आपको बताऊं हमें बहुत क्लैरिटी है कि हमने क्या करना है। हमने जो बाहर से पैसा आना है उसको हड़प करना है, उसको खाना है, उसको तबाह बर्बाद करना है और लोगों तक नहीं पहुंचने देना। हम तो बड़े क्लियर हैं इस हवाले से। चले, आपकी बात को मान लेता हूं, अगर हम क्लियर हैं तो मुझे ये बताइए फिर इस तरह की क्लैरिटी से इस मुल्क का क्या भला होना है, इस मुल्क के लोगों को क्या मिलना है, इस मुल्क के रियासती निजाम को क्या सपोर्ट मिलेगी, इस मुल्क के सियासी और माशी निजाम को क्या सपोर्ट मिलेगी, आम आदमी के मुकदमे को फिर हमने कैसे मजबूत बनाना है अगर हमने सारे अंदर एक लूट मार करनी है और अपने सिस्टम को जो जातियात पे मबनी है, खानदान पे मबनी है, उनको लेके चलेंगे। अब कहा जा रहा है कि ये IMF के माहिदे के बाद पेट्रोल जो है कम से कम 50 रुपए महंगा हो जाएगा। तो कहा जा रहा है बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। आपका अब कहा जा रहा है कि जनाब फला चीजों के अंदर जो है ना बड़े सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। अच्छा, ये सख्त फैसले जो हैं ताकतवर तबके के खिलाफ नहीं होंगे, ये सख्त फैसले होंगे आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में, उस पर सारा बोझ डाला जाएगा ना। तो मुझे तो ये लगता है कि जो मईशत की बहाली का मामला था ये खुद इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है इस वक्त इस हुकूमत के लिए कि उसको लग नहीं रहा। और मैं आपको बताऊं पंजाब असेंबली में हुकूमती बेंचों से तनकीद हुई है जो बजट पेश किया गया है। हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो मईशत है ये हमें लेके बैठ जाएगी। मिसाल के तौर पे इस साल लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होने हैं पंजाब में। अभी मैं कल की खबर पढ़ रहा था कि मुझे 2-3 मिनिस्टरों ने भी बताया कि जनाब ये सिचुएशन नहीं है कि इस साल हम लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएंगे, हमारी पार्टी की तो हालत पहले ही बहुत पतली है और अगर ऐसे में जो हालात मईशत के बन रहे हैं उसमें हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवा दिए तो हमारा तो मजीद किया पांचा हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो सारी की सारी गिमिक्स है कि जनाब मईशत को हमने बहाल कर लेना है और वजीर खजाना भी आपने वो इंपोर्ट कर लिया है जिसको इस बात पे बड़ी खुशी है कि उसने पाकिस्तान की नेशनलिटी आज ले ली है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पास कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं है, मईशत को चलाने वाला भी नहीं है, उसके लिए भी हमें बाहर की दुनिया से एक ऐसे फर्क को लाना पड़ रहा है जो कल तक पाकिस्तान नेशनल नहीं था। वैसे सलमान भाई उसमें मेरा ख्याल है कि इनको ये भी चेक करना चाहिए कि उन्होंने अपनी जो डच नेशनलिटी है वो छोड़ी भी है कि नहीं छोड़ी, क्योंकि इसको वेरीफाई किया जाना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो है वो ज़रा मुझे बताएं कि बड़ी खबरें चल रही हैं कि जी इमरान खान जो है वो कोई डील कर रहे हैं और उनको एक्साइल किया जा रहा है, वो बाहर जा रहे हैं और सुना है कि जी उनको कहा गया है कि आप सऊदी अरब चले जाएं। उन्होंने कहा कि नहीं मैं लंदन या अमेरिका जाना चाहता हूं। तो कोई इस तरह की खबरों में कोई आपको नजर आ रही है, कोई सदाकत है? देखिए बात यह है, अगर इतने जुल्म सहने के बाद, इतना सख्त अताब सहने के बाद, अपनी पूरी पार्टी को यरगमाल बनाने के बाद, अपने आप को सियासी तौर पे मफलूज करने के बाद, अपनी पूरी पार्टी को पाबंद सलासल करने के बाद और ये जो 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज इस सारे कॉन्टेक्स्ट में निकल कर आए हैं, अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए बेताब हैं और वो डील करना चाहते हैं और वो पाकिस्तान से बाहर निकलकर लंदन की पुरसुजा मुकाम पर अपने आप को लेकर जाना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा मासूमाना तजिया कोई नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। देखिए मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज के बाद इमरान खान रेलिवेंट हो गए हैं, उन हलकों में भी रेलिवेंट हो गए हैं जो कल तक उनको एलिमिनेट कर चुके थे। अब अगर कोई मामला होगा तो याद रखिए ये 50-50 वाला मामला है, ऐसा मामला नहीं है जिसमें आपको आपके पास चॉइस कोई नहीं और आप सिर्फ पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं। और इमरान खान अगर बाहर निकल गए तो ये जो सारा उन्होंने पैराडाइम बनाया हुआ है अपनी पॉलिटिक्स का, ये तो बेचारा ये ठुस हो जाएगा। उन्होंने कहा जी अब फाइनली इमरान खान साहब ने डील कर ली, और अगर उन्होंने डील करनी होती तो आज से पहले उनको कई मौके मिले हैं। मुझे मालूम है कि कौन कौन लोग जाकर उनसे मिलते रहे हैं, किन किन लोगों के जरिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनसे राब्ते हुए। अगर वहां पर उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया तो अब जब वो बेहतर पोजीशन के ऊपर है और अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन भी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को एहसास भी हो रहा है कि जनाब ये साइफर का मुकदमा भी झूठा निकला है, ये तोशाखाना का मुकदमा भी झूठा निकल रहा है, ये अल-कादिया ट्रस्ट के अंदर भी कोई पोटेंशियल नहीं है, तो आप कब तक जबरी बुनियादों पर उसको रखेंगे?
आपने देखा ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर जजों ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए साइफर के बारे में और हाँ बकायदा जोक कहा है उसके बाद डील करना और पाकिस्तान से बाहर निकलना, अपनी जान छुड़ाना, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल है। ये मुझे पता है ये कि इमरान खान के साथ अभी भी आज भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राब्ते हो रहे हैं और अपनी शराइत पर उनको कुछ बावर करवाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब अपनी बात पर कायम है। वो ये कहते हैं कि जनाब बात यह है कि आपने इलेक्शन को चुराया है। हाँ बात वहीं से शुरू होगी, वहीं से इन्वेस्टिगेशन और होगी, वहीं से तहकीकात होंगी। तो मुझे जाती तौर पे लगता है ये नजम सेठी वगैरह का भी कल मैंने एनालिसिस सुना है और बहुत से लोगों का जो ये शायद कह रहे हैं कि इमरान खान इतने बेबस हो गए हैं और इतने ज्यादा वो अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं, साइकोलॉजिकली वीक हो चुके हैं और अब वो डील करने के लिए बिल्कुल बेताब खड़े हुए हैं और वो जिसे कहते हैं कि मिन्नतें करने पर आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये लेकिन हाँ पॉलिटिकल गिमिक्स तो हो सकती है, इसकी जो लेकिन पॉलिटिकल ग्राउंड रियलिटीज है ये ठीक है, वो नहीं है जिस तरह से उसको पेश किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी ग्राउंड रियलिटी नज़र आ रही है सलमान भाई, वो तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि जो मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब हैं, उनके बारे में तो वाक़तन खबरें आ रही हैं कि वो तो निकलने लगे हैं और जाने लगे हैं और जाके उम्रा करेंगे और जाके वो अक्सर जाया करते हैं वहाँ पे। तो उसके बाद फिर अपने बेटों को लेके दोनों को वो फिर चले जाएँगे लंदन, तो वहाँ पे अब स्टे करेंगे, तो वो तो फिर जा ही रहे हैं ना। देखिए नवाज शरीफ साहब का मामला यह है कि अब वो सियासत में इतने रेलिवेंट नहीं रहे। हुँ, देखिए पॉलिटिक्स में आप जब रेलिवेंट ना हो ना तो फिर बहुत से मसाइल हो जाते हैं। हुँ, अभी कल तक ये जोम बाकी था कि नवाज शरीफ साहब का दबदबा, नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी, नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक उनके कंट्रोल में है। अब आज तो वो निकल गया ना 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद, तो अब उनके हाथ में सिवाय बेटी की वजारत आला है और वो बेटी की वजारत आला पर भी कितना बैठेंगे और उनको पता चल रहा है कि जनाब यहाँ ना डिलीवरी होगी, ना यहाँ से कोई हम गवर्नेंस कर सकेंगे और ना यहाँ से हम अपनी कोई पॉलिटिकल बका को बचा सकेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ, राना मशहूद, ख्वाजा साद रफीक, ये वो लोग हैं जो पीएमएलएन की बड़ी बोन समझे जाते हैं, रीढ़ की हड्डी हैं। इन्होंने किसी किस्म के बाई इलेक्शन में लड़ने से इनकार कर दिया और कहा जी हमने किसी किस्म के बाई इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना, अब सिस्टम को आगे चलाएं, आप चलाएं जो चलाना चाहते हैं। और आप देखिएगा कि ये वजीर खजाना भी कुछ दिनों के बाद ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे जिस तरह का हमने इकोनॉमिक ढांचा यहाँ पे बनाया हुआ है और मुमकिन है वो वापस पाकिस्तान की नेशनलिटी को विड्रॉ करें और बाहर निकल जाएं। उन्होंने कहा मैं कहां पर आ गया हूं और ये किस अजाब में डाल दिया जहां मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब तो चले निकल जाएंगे, अभी तो फिलहाल जा रहे हैं उम्रे पर, आखिरी अशरा वहां पे सऊदी अरब में करेंगे, फिर शायद पाकिस्तान आ जाएं, फिर लंदन जाएं या डायरेक्ट लंदन चले जाएं, फिर कुछ अरसे वहां रहें, फिर आते रहे, वो हनीमून का पीरियड चलता रहे और बेटी की वजारत आला को भी वो महफूज कर ले। इस बेटी की वजारत आला के चक्कर में भी उन्होंने कई कंप्रोमाइज कर लिए। अब ना एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो बोल सकते हैं, ना वो ये बता सकते हैं कि सारे खेल के अंदर उनके साथ हाथ क्या हुआ है, किसने हाथ किया है। और ये जो इस वक्त की हुकूमत है, अब अगर मिसाल के तौर पे पहले तो आपने कह दिया था कि जी इमरान खान की तबाही की वजह से मईशत ठीक नहीं हो सकी, अब तो आपके हाथ में है ना। 16 माह की पहले आपकी हुकूमत थी, फिर जो निगरान हुकूमत आ गई वो चली, अब वो भी निगरान हुकूमत भी माशाल्लाह आपकी थी और इतनी शानदार थी कि अब आप उनमें से ही लोगों को सेनेट की टिकटें दे रहे हैं, उन्हीं में से लोगों को वजीर दाखिला बना रहे हैं। तो अब आप जब करेंगे 6 माह के बाद और 3 माह के बाद जब लोग देखेंगे महंगाई का रेला, माशी बदाली का रेला, तो फिर लोग ये आपको किसी किस्म का मार्जिन नहीं देंगे। फिर वो कहेंगे कि जनाब आप नाकाम हुए, आपकी हुकूमत नाकाम हुई है, आपकी पार्टी नाकाम हुई है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब को भी अंदाजा है कि उनके साथ या उनके साथियों के साथ तो हाथ हुआ है, लेकिन वो हाथ होने की एक वजह यह है कि जो नवाज शरीफ साहब से एक्सपेक्टेशन थी कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे कोई बड़ा नतीजा दे सकेंगे, वो नहीं दे सके। नहीं, लेकिन वो मीटिंगों में फिर क्यों जा रहे हैं? मरियम की मीटिंगों में जाके तो ब्यूरोक्रेट्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए बात यह है, शुरू में जा रहे हैं वो, आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मईशत के संगीन मसले निकलेंगे ना, तो नवाज शरीफ साहब बैठना भी पसंद नहीं करेंगे, वो कहेंगे इसका बोझ भी मुझ पे पड़ेगा। इसीलिए शायद वो बाहर निकलना चाहते हैं और क्या चाहते हैं कि अभी वक्ती तौर पे कुछ ऐसे के लिए बाहर निकला जाए। देखिए बात सिंपल सी है, ये गवर्नेंस का जो मॉडल पाकिस्तान के अंदर है ना, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि चैरिटी बेस्ड मॉडल है। इसके जरिए आप पाकिस्तान के सियासी और इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में कोई बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते।
और ये जो गवर्नेंस है, इसके नतीजे में फौरी तौर पे लोगों को रिलीफ देने की पोजीशन में भी नहीं है आप। यानी अब जो दावे आप कर रहे हैं ना, और जमीनी हकाइक में बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। तो इसलिए ये प्रेशर तो आएगा इस हुकूमत के ऊपर, जैसे जैसे ये ठीक हुकूमत है, आगे बढ़ेगी। ठीक है। तो मुझे ये अच्छा। लगता है कि हाँ, नवाज शरीफ साहब की फ्रस्ट्रेशन भी अपनी जगह है, और ये जो इमरान खान के साथ मामला तय होना और ना होने के दरमियान जो इस वक्त एक हड्डी बनी हुई है और मामला फंसे हुए हैं, उसकी वजह से भी इस्टेब्लिशमेंट को मसाइल का सामना है। मिसाइल क्योंकि ठीक बात अगर आपने आगे लेके चलनी है, तो फिर आपको कोई वे फॉरवर्ड निकालना है ना, वो वे फॉरवर्ड अभी तक निकल नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, ये जो आपने बताया कि फ्रस्ट्रेशन है और इस तरह का जो प्रेशर आ रहा है, वो एक प्रेशर की एक और वजह भी है कि जो हमने देखा अभी जो रिसेंटली डोनाल्ड लू की जो हियरिंग हुई थी, आपने भी देखी और उसके बाद हमने देखा है कि अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि अमेरिकी जो माननीय नुमाइंदगान है, उसकी वही जो कमेटी है जिसमें ये डोनाल्ड लू गए थे, उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक के हवाले से एक करारदाद जो है वो मंजूर कर ली है, जो कि 50 के मुकाबले में 0 यानी बिल्कुल उसकी मुखालफत में कोई वोट ही नहीं आया। तो जिसमें उन्होंने बेसिकली मुतालबा किया है कि जी जो फरवरी के इलेक्शंस 8 फरवरी के हुए थे, उसमें जो मुदाखलत हुई है और उसमें जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब ये जो सारा सिलसिला है, इसको असरनो देखा जाए, ताकि लोगों के जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो ये भी कोई प्रेशर की वजह हो सकती है जी इनके लिए? लेकिन अब बात यह है, जब जब ये हुकूमत सर उठाने की कोशिश करेगी और अपने आप को पॉलिटिकली पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगी, और अगर ये शो करने की कोशिश करेगी कि हम इंडिपेंडेंट हैं, खुद मुख्तार हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं, हुँ, वहां ये सारी रुकावटें आ जाएंगी कि जनाब आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपकी लेजिटिमेसी क्या है, कैसे आपको जिताया गया है, कैसे ये हुकूमत बनाई गई है, कैसे इमरान खान की पॉपुलैरिटी को हमने अकलियत में तब्दील किया है। ये प्रेशर्स तो रहेंगे इस हुकूमत के ऊपर। अब आप देखिए ना, डोनाल्ड लू ने भी किसी जगह पर एक जुमला ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात मुनसिफाना और शफाफ थे। हाँ, किसी ने बिल्कुल नहीं नहीं। कहा। अच्छा, किसी ने ये नहीं कहा कि दुनिया के अंदर बैठ के कि पाकिस्तान का जमहूरी निजाम जो है बड़ा शानदार तरीके से चल रहा है। किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरत हाल बहुत शानदार किस्म की है। किसी ने ये नहीं कहा कि जनाब पाकिस्तान के इंतखाबात में कोई मुदाखलत नहीं हुई है। सब ने कहा है कि पाकिस्तान के इंतखाबात जो है, ये इंतखाबात से पहले तय हो चुके थे। हुँ, इसलिए बात यह है कि ये प्रेशर तो रहेगा इस हुकूमत पे, और आईएमएफ भी इसी प्रेशर को बुनियाद बनाकर हम पे मजीद दबाव डालना चाहती है। हुँ, अमेरिका भी इसी प्रेशर को बुनियाद बनाकर हम पे मजीद दबाव डालेगा, और बड़ी ताकतें भी ये देख रही है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा इस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम है, ये बड़ा फ्रजाइल किस्म का सिस्टम है। इसकी कोई क्यादत करने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरे पे बोझ डालने की बात की जा रही है। ख्वाजा हुँ, आसिफ साहब जब गुफ्तगू करते हैं, तो वो खुद बता देते हैं कि हमारे तो हाथ और पैर बंधे हुए हैं, हम इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर सकते। और यही गुफ्तगू जो है मुस्लिम लीग नून के अंदर से जावेद लतीफ साहब कर रहे हैं, और बहुत से लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा जाती ख्याल है कि ये जो जो कुछ आपने बताया कि डोनाल्ड लू की बात, और उसके बाद जो अमेरिकन कांग्रेस की जो आपने हुँ, रेजोल्यूशन की बात की है, ये एक बड़े पॉलिटिकल प्रेशर के तौर पे तो आ सकती है। लेकिन हुँ, मसला ये है कि इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट भी तो सारे के सारे इस रीजन के साथ इंगेज है ना जी। एंगेज इसलिए है, हाँ। इस वक्त मसला ये नहीं है कि आपने कोई हुकूमत की अथल पुथल करनी है, या हुकूमत को कोई उछाड़ पुछाड़ करनी है। आपका मकसद ये है कि इसका फायदा कैसे उठाया जाए, आलमी हुँ, ताकतें, कि हम वो कैसे पाकिस्तान हो? को उस ट्रैक के ऊपर ला सके जिस ठीक, ट्रैक के ऊपर हम लेके जाना चाहते हैं, और जो फैसले ठीक, हम उनसे करवाना चाहते हैं, इसी वो करवा दबाव में रहते हुए हुँ, उनको मजबूर किया जाए कि वो ये फैसले करें। और ये फैसला दो तरफा है। एक तरफ फैसला सियासी लोगों पर होगा, और हुँ, दूसरा पहला प्रेशर, बल्कि उससे पहले वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी होगा कि आप इस तरीके से कैसे अपने हुँ, मामलात को चलाने की कोशिश करें। ठीक है। अच्छा, ये जो कल हमने 2-3 दिन में देखा कि ये जो शाहिद अफरीदी साहब का मामला चल रहा था, उन्होंने इमरान के मुतालिक गुफ्तगू की और उसके बाद फिर ऐसा उनके ऊपर गज़बनाक किस्म का अटैक आया लोगों का और फिर वो फ़ौरन ही जनाब सजदे में पड़ गए और उन्होंने जाके कहा जी कि नहीं मैंने तो ऐसी बात नहीं की थी और इमरान खान तो मेरे आइडियल हैं और मैंने उनकी वजह से क्रिकेट शुरू की थी। ये शाहिद अफरीदी को ऑफ एंड ऑन क्या ज़रूरत पड़ती है? कभी को पुलिस वालों की उसमें जाके और एक तो वैसे मुझे ये भी बताएँ कि वो जो खातून है जिसने वो जो शहर बानो क्या नाम है उसका? उसने उसको ये क्या हीरो बना के पेश कर रहे हैं, उसके फंक्शंस पे शाहिद अफरीदी वगैरह जैसे लोग भी जा रहे हैं। तो ये शाहिद अफरीदी का मामला है क्या जी? क्या मसला है इनका? देखिए, बात यह है, इमरान खान का तोड़ तोड़ने के लिए हम मुख्तलिफ हिकमत अमलियाँ तरतीब देते हैं। हुँ, हमारा ख्याल ये है कि जनाब फलां की पॉपुलैरिटी जो है, उसके फायदा उठाकर इमरान खान को गैर मकबूल किया जा सकता है। इससे पहले भी बहुत से तजर्बे किए गए,
सारे और खुद सेम है। हमारे दोस्त कासिम अली शाह साहब भी उसके खेल में कहीं ना कहीं हिस्सेदार बने। सवाल मेरा ये है कि शाहिद आफरीदी साहब का कद काट इतना बड़ा है, जितनी बड़ी सियासी शख्सियत और जितनी बड़ी पर्सनालिटी इस वक्त इमरान खान की है, एक बात। और क्या पाकिस्तान के नौजवान और पाकिस्तान के लोग जो पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, वो शाहिद आफरीदी की को अपना मुतबादिल समझते हैं? हाँ, शाहिद आफरीदी की बात में इतना वजन रखते हैं कि वो समझते हैं कि वो जो बात कर रहा है वो दुरुस्त कर रहा है? ये जो एक हमें जोम हो जाता है ना कि हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा बाख्तियार हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा शोहरत वाले हो गए हैं और दुनिया हमारे पीछे पीछे फिरेगी। लोग देखिए, बात ये है, ये इमरान खान साहब को आपको याद होगा जब 96 97 से लेकर ऑनवर्ड वो जब पॉलिटिक्स में जब आए थे तो बड़े पॉपुलर थे पूरी दुनिया के अंदर, हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनको वोट नहीं मिले थे। मैं माजर चाहता हूं, उनको वोट नहीं मिला था, उनकी पार्टी नहीं खड़ी हो सकी थी। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि वो इमरान खान मुझे बताया करते थे कि मैं जहां जाता था लोग ये कहते थे आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन देखिए ना, पॉलिटिक्स आपकी बस की बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब का मुकाबला आप नहीं कर सकेंगे। इमरान खान की वो पॉपुलैरिटी भी पॉलिटिकली कामयाब नहीं हुई थी, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। 1997 से लेकर 2011 तक का सफर तय करना पड़ा। तो हाँ, सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी साहब कभी समझते हैं कि जी मैं पाकिस्तान का मुतबादल हूं, कभी वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की जाए, कभी वो इमरान खान की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। और जब अब आज प्रेशर आया है, इतना हाँ, प्रेशर पड़ा सोशल मीडिया से, तो उन्होंने फौरी तौर पे कह दिया जी वो तो मेरे हीरो हैं। तो मेरा हाँ। मतलब है कि शाहिद आफरीदी के जरिए अगर आपने इमरान खान का मुकाबला करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान से बराह रास्त बात कर ली जाए, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, सही बात है। अच्छा, ये मुझे बताएँ कि ये गंडापुर साहब जो हैं, गंडापुर साहब की मीटिंग्स हुई हैं, एक बार फिर मीटिंग उनकी हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ और चारों वज़राए आला माशाल्लाह उनके फ्लैंक्स पे खड़े हुए थे। तो अब गंडापुर साहब की जो पॉलिसी है, वो ज़ाहिर है कि इमरान खान की पॉलिसी है, तो क्या इमरान खान साहब ने एंगेजमेंट का इस हुकूमत के साथ इरादा कर लिया हुआ है कि इनको इनके साथ एंगेज करना है, या ये सिर्फ़ फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम बाय करने की एक काबिश है? क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी कहा था, गंडापुर को हर सूरत में प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करनी चाहिए। हुँ, और मैंने कहा था कि इमरान खान चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, अगर आपने इस निजाम को आगे लेके चलना है और अपने लिए भी नई पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करनी है, तो आप टकराव का वो मंजर ना पेश करें जिसमें ये लगे कि सारा टकराव खुद पीटीआई पैदा कर रही है हुँ, और वो इस वक्त के ढांचे के साथ काम ही नहीं करना चाहती। क्योंकि देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो ओहदा होता है 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पे, अगर उसके चीफ मिनिस्टर के रिलेशनशिप वफाक के साथ टकराव वाले हो जाए ना जी, हाँ, तो तो फिर सूबे मसला में बेशुमार मुश्किलात आएंगी। हुँ, इसलिए ठीक है। वो तमाम मीटिंगों में जाएं और प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, लेकिन हुँ, जैसे वो बाहर निकल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं, वो भी हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते रहे, कहें कि ठीक। हमारी रिजर्वेशन है, हम इस हुकूमत को लिजिटिमाइज नहीं समझते, हम समझते हैं कि ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, हम समझते हैं कि जनाब हमारे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। वो सारे मौकफ अपने पेश करते रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब हम बाइकाट करके बैठ जाएंगे। बाइकआउट करो। तो हुँ, बाइकाट की जो पॉलिसी होगी ना जी, वो पीटीआई को आइसोलेट करेगी और वो परसेप्शन वो बिल्ड करेगी। देखिए, पीटीआई जो है सारे खेल को खुद ही सबोताज कर रही है। पीटीआई को हाँ, ये खेल सबोताज नहीं करना चाहिए, ये खेल को सबोताज करने के लिए खुद हुकूमत काफी है, उसको ठीक ज्यादा है, से ज्यादा एक्सपोज करने की जरूरत है, मेरा जाती ख्याल है। ठीक, तो ठीक। पीटीआई में जो भी जंगजू हैं और जो भी चाहते हैं कि लड़ाई को इस नहज पे पहुंचा दिया जाए, उसमें इमरान खान खुद को शामिल क्यों ना हो, ये ठीक हिकमत अमली ये नहीं है। ठीक पॉलिसी वज़ीर ठीक आला है, को स्पेस दे, वो अपना काम करते रहें जो डेकोरम उसका है, और उसके अंदर अपनी आवाज भी वो बुलंद करते रहें, इसी में ठीक, पीटीआई के लिए ज्यादा फायदा होगा। बेहतरी होगी। अच्छा, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब जो हैं, उनकी बरतरफ़ी को कलअदम करार दे दिया गया है और ये भी कहा गया कि जनरल फैज़ पर जो इल्ज़ामात साबित करने का उनको मौका नहीं दिया गया और उनके साथ-साथ जो बाकी उनकी जो मुराद हैं, वो भी उन्होंने कहा है कि ये जज भी रहेंगे और पेंशन वग़ैरह मुराद जो हैं, वो हकदार उनके वो रहेंगे। तो ये कितना बड़ा फ़ैसला है जी आपकी नज़र में? देखिए, मैं तो, ठीक है उनके साथ ज्यादती हुई थी, आपने उसका अजाला कर दिया। भट्टो साहब के साथ ज्यादती हुई थी, आपने उसका इजाला कर दिया। क्या हमारी जुडिशरी ने सिर्फ माजी के अंदर ही खेलना है और हुँ, माजी के अंदर ही किए गए फैसलों का इजाला करना है? ये जो आज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, इसके बारे में भी कोई जुडिशरी को पता है कि क्या हो रहा है? या ये भी 15 साल बाद और 20 साल के बाद जाके अजाला किए जाएंगे कि जनाब हमसे बड़ी ज्यादती हुई थी, जुडिशरी ने ठीक फैसला नहीं किया था, ये बड़ा हुँ, गलत हो गया। तो आप जरूर माजी की जो करेक्शन है वो करें, मुझे उससे कोई इतराज नहीं है, होने चाहिए, लेकिन जो हाल में हो रहा है उस पर भी जुडिशरी से सर जोड़ के बैठे कि ये क्या हो रहा है। क्या अब हो आप देखिए, कल वो
एक जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिमार्क्स दिए कि जनाब ये जो सुपीरियर जेल है अडियाला जेल, ये इतने बड़े ताकतवर हो चुके हैं कि जुडिशरी से बहुत बड़े हैं, और उन्होंने ये कह दिया कि हमें पता है इनको फैसले कहां से आते हैं, कौन बाहर बैठ के इनको डिक्टेट करता है और किसको मिलने की इजाजत ना देने के लिए कहां से फैसले आ रहे हैं। तो अगर आपका अदालती सिस्टम इस तरह से चल रहा है, और मैं कल अभी देख रहा था हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर हैं हसनात मलिक साहब, बड़े काबिल आदमी हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बताया कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट की बात की है उन्होंने, और एक और हाई कोर्ट की बात की है, सब जगह पर उन्होंने कहा कि इंटरनली जुडिशरी के बारे में और जजेस के बारे में फ्रस्ट्रेशन तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि हमारी जुडिशरी पेनिट्रेट नहीं कर रही जो आज हो रहा है, ये माजी के अंदर जाके फंस गए हैं। ये आज के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसके बारे में अगर ये इसी तरीके से मफाहमत की और समझौते की और जिसे कहते हैं नजरिया जरूरत के तहत काम कर रहे हैं, तो उसका एक रिएक्शन खुद जुडिशरी के अपने अंदर आ रहा है। मसलन आप देखिए, यही चीफ जस्टिस साहब की पॉपुलैरिटी जो है आज से कुछ माह पहले क्या थी और आज वो कहां खड़े हैं, और वो कोर्ट रिपोर्टर जो उनके गुण गाया करते थे आज वो क्या मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जुडिशरी माजी के साथ साथ जो हाल के कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर भी पेनिट्रेट करे ना, उसके अंदर भी वो फैसले उसी तरीके से लेके आए ताकि लोगों को लगे कि यह वाकई हमारी जुडिशरी जो है एक राइट ट्रैक के ऊपर आ गई। एक बार अच्छा, आखिर में मुझे जरा बताएं कि ये आपका जो शहर लाहौर है, वो मुझे लगता है कि कराची की तरफ उसकी डायरेक्शन चल पड़ी है, क्योंकि क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ जो वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं, स्ट्रीट क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, बल्कि रुकने पंजाब असम्बली जो है उज़्मा कारदार वो भी उसकी निशाना बनी है। फिर लाहौर के जो मुख्तलिफ थाने उनको मॉडल थाने हम तो बना रहे हैं, लेकिन जराइम की जो शरह है वो उसमें बदस्तूर इजाफा होता चला जा रहा है। बल्कि एक हफ्ते के दौरान ये जो अंधी गोलियां हैं, ये लगने के वाकयात 7 दफा हो चुके हुए हैं, और ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। कोई इनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं हो रहा। हमारी जो पुलिस है वो शायद किसी और जगह पे बिजी है, इस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रही। देखिए ना, जब आप पुलिस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने रियासती निज़ाम को, अपने हुकूमती निज़ाम को और अपने गवर्नेंस के निज़ाम को एक ख़ास सियासी मकसद के तहत इस्तेमाल करेंगे, तो वहाँ गवर्नेंस का फेलियर तो होगा, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कसाना साहब, आप वहाँ बैठे हुए हैं, मैं लाहौर में बैठा हूँ। मैंने, आप यकीन करें, हर दूसरा तीसरा मोटरसाइकिल वाला बंदा मोटरसाइकिल रोकता है, मुझे रोक के सलाम करता है। बज़ाहिर मुझे लगता है कि यार ये सफेदपोश आदमी है और बेहतर आदमी है और किसी कंपनी में काम करता होगा। वो मुझसे कहता है भाईजान सलाम वालेकुम, आपसे एक बात करनी है। मैं कहा जी बताइए। सर कोई ऐसी जगह है जहां आप मुझे बता सकें जहां राशन मिल रहा है? ओए होए होए। अच्छा, अब मैं एकदम खौफजदा हो जाता हूँ कि यार ये कोरियर कंपनी का इसने बोर्ड लगाया हुआ है अपनी मोटरसाइकिल के पीछे, ये मुलाजिम होगा और ये मुझे रोक के कह रहा है कि जनाब कहीं राशन मिल रहा है। यानी ये जो इकोनॉमिक इस वक्त एक दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, आप अंदाजा लगाएं। मैं कल खुद खौफजदा हो गया हूं कि यार अगर 50 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो मुझे अपनी मोबिलिटी कम करनी पड़ेगी। मैं बहुत ज्यादा मोबिलिटी अब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं आपको ईमानदारी से बता। अगर मैं ये सोच रहा हूं तो बाकी लोग क्या सोच रहे हो? और मैं आपको जानता हूं, मेरे कई दोस्त जो हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां बंद कर दी हैं, मोटरसाइकिल पर आ गए हैं, और मोटरसाइकिल वाले जो है वो मेट्रो वगैरह, ट्रेनों वगैरह इस पे आ गए। यानी अब आपके इकोनॉमिक प्रेशर इतने बढ़ गए हैं कि अगर उनको नहीं मिलेगा जायज तरीके से तो वो स्ट्रीट क्राइम ना करें तो क्या करेंगे, मुझे बताइए। ये कराची का जो स्ट्रीट क्राइम का कॉन्टेक्स्ट था ना जी, ये बेरोजगारी की वजह से भी पैदा हुआ था। ठीक है ना। मुझे एक वाकया याद है कि एक घर के अंदर कुछ लाख रुपए की डकैती हुई कराची में। चंद माह के बाद वो लोग आए और उस घर में उन्होंने कहा कि हमने चंद माह पहले आपके घर में डकैती की थी, ये पैसे हम आपको वापस लौटाने आए हैं। तो बड़े हैरान हुए और उन्होंने पूछा ये क्या मजाक है? उन्होंने कहा जी उस वक्त हम बेरोजगारी की दलदल में बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए थे, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था। अब हम माशी तौर पर थोड़े से बेहतर हो गए हैं, जॉब मिल गई है तो हम आपके पैसे वापस करने आए, हम चोर नहीं है। ये जो इस वक्त आप जाके देखें लाहौर शहर की, आपने लाहौर की बात की है, आप लाहौर आइए, मैं आपको इस वक्त 2 बजे से लेके 4-6 बजे शाम तक के मंजरनामा दिखाता हूं। हर गली के अंदर या तो लोग आपको दरिया बिछाकर इफ्तारियां करवा रहे हैं, या वहां राशन की लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है ना, और या वो लोग जो है बैगिंग कर रहे हैं,
और अपनी सफेद पोशी का भ्रम रख के बैठे हुए हैं। और हुकूमत की हालत ये है, अखबारात में इश्तिहारात में दिए जा रहे हैं कि प्याज 150 रुपए किलो है। पूरे पाकिस्तान में किसाना साहब 150 रुपए किलो प्याज नहीं है, 280 से 320 रुपए की आला क्वालिटी की प्याज है और 180 से लेकर 200 रुपए तक की वो छोटी छोटी प्याज है। अब आप अंदाजा लगाएं कि हम सरेआम झूठ बोल रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि जनाब हमने इतनी 5 किलो में इतना कमी कर दी है, जबकि वो रेट पहले से उतने ही थे जितने पहले से पहले मौजूद है। तो मेरा मतलब है कि ये लोगों के अंदर जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, उसकी एक बड़ी वजह अनसर्टेनिटी है, उसकी एक बड़ी वजह इकोनॉमिक दहशतगर्दी है। आप बराह रास्त लोगों की जिंदगियों को मुश्किल बना रहे हैं, आसान नहीं बना पा रहे। और आज जिस वक्त हम ये 23 मार्च की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी कहाँ है? और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मतलब कोई रूलिंग एलीट की तरक्की नहीं है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि पिसे हुए, कमजोर तबके, कुचले हुए तबके, महरूम तबके, वो उन लोगों की तरक्की है ना जी। वो तरक्की का मॉडल तो उनके अंदर नजर नहीं आ रहा। तो जब उनको नजर नहीं आ रहा, तो आपकी तो लोगों की जो लॉयल्टी है कंट्री पॉलिटिक्स के साथ, वो कमजोर होगी ना। और अगर आपने लोगों को डिलीवर नहीं करना, तो लोग आपके खुशनुमा नारों के साथ, जज्बाती बातों के साथ, जिंदाबाद मुर्दाबादों के साथ, वो कब तक आपके साथ आपका पेट भरेंगे? तो इसलिए मुझे ये लगता है कि हमारा पूरा रियासती निजाम इस वक्त एक ऐसी जगह पर खड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं कि ये वेंटिलेटर के ऊपर। और वेंटिलेटर के ऊपर रहते हुए भी डॉक्टर जो एडवाइस कर रहा है, यानी डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर है आपका रूल ऑफ लॉ, डॉक्टर है आपकी आवाम, जो वो देखना चाहते हैं जिस तरीके से चीज को डील करने के लिए। आप कहते नहीं ये तरीका तो ठीक नहीं है, तरीका वही चलेगा जो हमारा तरीका है। इसी तरीके के तहत पीसीबी का चेयरमैन जो है मौसम नकवी रहेगा, इसी तरीके कार के तहत वजीर दाखिला भी वही रहेगा, इसी तरीके के तहत हम उसको सेनेट के अंदर भी लेके आएंगे। यानी ये किस किस्म का निजाम है सर? कल मैं अहमद बिलाल महबूब के साथ था एक इफ्तार डिनर पे, तो वो मुझे बता रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि जनाब मैंने आपकी रिपोर्ट पढ़ी है पिलडेट की इलेक्शन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि ये खेल पहले भी कहीं होते थे, लेकिन अब जिस तरीके से नंगे होकर हो रहे हैं, इसने तो हमें लोगों के सामने जमहूरियत की बात करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। लोग इस तरह से सवाल उठा रहे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि जरा खुदा का खौफ करे पाकिस्तान का रियासती निजाम, अपने ऊपर भी खौफ करे और इस मुल्क के ऊपर भी खौफ करे, इस मुल्क के लोगों पर भी खौफ करे। मैं डरता हूं कि अगर ये लोगों के बुनियादी मसले हल ना हुए अगले कुछ अरसे में, तो यहाँ जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं अपने कई दोस्तों को जानता हूं जिन्होंने बीकन हाउस से और ग्रामर स्कूल से अपने बच्चों को उठाकर जो है नीचे प्राइवेट स्कूलों के अंदर और नीचे वाले स्कूलों में लेकर आ गए। यानी लोगों ने अपनी बुनियादी जो जरूरियात जो उन्होंने बनाई हुई थी उसके ऊपर कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया। तो इसलिए ये एक सवाल रहेगा कि आपका जो इस वक्त सिस्टम है वो रूलिंग एलीट के मफादात के साथ जुड़ा हुआ है, और आप बाहर से जो पैसा लेना चाहते हैं, वो जो आपने शुरू में कहा कि वो बड़े क्लियर है, वो सिर्फ अपनी दौलत की रेल पेल को जमा करने और उसमें लूटमार करने में ज्यादा हिस्सेदार बन गया। ये रूलिंग एलीट तबका जो है ये इस वक्त एक लूटमार के खेल का हिस्सा है। पाकिस्तान से पैसे बनाओ, पाकिस्तान से बाहर पैसा मुंतकिल करो, अपनी जायदादें बाहर बनाओ, अपने बच्चों को बाहर भेज दो, अपने इलाज वहां पे करवाओ, अपनी प्रॉपर्टियों को वहां पे जमा करो, और पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के अंदर आके या ताकत के अंदर आके पैसा समेटो। ये निजाम अब एक ऐसी जगह पर जा चुका है जहां लोगों की कैपेसिटी से आगे आप चले गए। अगर इसका इलाज आपने ना ढूंढा तो ज्यादा संगीन मसाइल का सामना आने वाले दिनों में मजीद करना पड़ेगा। आपकी गुफ्तगू से तो आज दिल गिरफ्तार हो गया हूँ मैं भी। बड़ा अल्लाह ताला रहम करे, और जिस तरह आपने कहा कि अल्लाह ताला इनको तौफीक दे कि ये भी रहम करें हमारे लोगों पे। एक और स्टोरी करनी थी हमने, मॉस्को में दहशतगर्दी का हमला हुआ है, उसमें 60 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी हलाकत हो चुकी हुई है और दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर लिया, लेकिन इसके ऊपर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी भी चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच सलमान भाई, जल्दी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।